अमूमन जब हम गलियों में बाहर निकलते हैं तो कई घरों के आगे एक नेम प्लेट के साथ एक सूचना पट लगा होता है, कुत्ते से सावधान। आखिर इस नेम प्लेट को लगाने का मकसद क्या होता है, या ये सूचना के जो प्लेट लगा होता है उसका मूल मकसद क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो उस घर में कुत्ता है, या तो घर की सिक्योरिटी के लिए लिखा गया है कि इस घर में कुत्ता है तो ताक झाँक ना करे, हमारा कुत्ता बहुत एक्टिव है। और इसके पीछे की और कई कारणों को अगर टटोलने की कोशिश करें तो ये भी हो सकता है कि कुत्ते के काटने से आपको समस्या भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं माधव चंद्रा और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध है डॉक्टर अभिषेक जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज जो टॉपिक है हमारा वो कुत्ते से ही संबंधित है। बेसिकली संबंध इस बात से है कि इससे होने वाली बीमारियां वैसे जनरली कुत्ते से तो होती नहीं है, लेकिन कुत्ते के काटने के बाद से बीमारियों का शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किसी भी जानवर के काटने से किस तरीके की बीमारियों का होने का चांस होता है। बहुत अच्छा आपका पहला सवाल है। किसी भी जानवर के काटने से जो भी बीमारियां होती हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उनको हम कहते हैं एनिमल्स बाइट। और एनिमल्स बाइट में जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जो डॉग बाइट है या डॉग की कैटेगरी की जो एनिमल्स हैं उनकी बाइट को हम अलग श्रेणी में रखते हैं। स्नेक या सांप के काटने की हम अलग श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा आपके स्पाइडर्स, मकड़ी जो है, हनी बी, मधुमक्खी या अन्य इस तरह के जानवर, इनके काटने को हम अलग श्रेणी में रखते हैं। और ये श्रेणी अलग अलग रखी जाती है उस डिजीज़ के प्रकार के लिए कि वो डिजीज़ जो हो रही है वो किस प्रकार की है और कौन से कीटाणु, विषाणु या फंगस ट्रांसमिट कर रही है। जैसे अभी आपने कहा कि जो डॉग बाइट होती है, ये डॉग बाइट से जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, उसको हम कहते हैं रेबीज़। और रेबीज़ एक वायरस के थ्रू होती है, जबकि स्नेक बाइट, हम सर्प काटने का हम जो जनरली सुनते हैं, वो वायरस के थ्रू नहीं होती है, वो उसके टॉक्सिन के कारण होती है, उसके विष के कारण होती है। और इसी तरीके की दूसरी जैसे मधुमक्खियाँ हैं, ये भी एक स्पेशल टाइप का टॉक्सिन्स हमारे शरीर में छोड़ते हैं, तो उससे एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, एलर्जी आदि उससे होती हैं। तो हर जानवर के काटने की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। वो डिपेंड करती है कि वो कौन सा जीवाणु, विषाणु या टॉक्सिन छोड़ते हैं। तो ये रेबीज एक साधारण शब्दों में जानने की कोशिश करें तो क्या है, कैसे ये फैलता है? रेबीज क्या है, इसके बारे में मैं कहूँगा कि दुनिया की जो सबसे पुरानी डिजीज़ है, जिसका मेसोपोटामिया के लिटरेचर में भी आता है, सबसे पुरानी बीमारी रेबीज की बीमारी है। और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस बीमारी का आज तक रोग होने के बाद पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज नहीं है। रेबीज एक हमारी भारतीय संस्कृति का एक शब्द है, भारतीय संस्कृति का, संस्कृत में रभस, जिसका मतलब होता है वायलेंस, हिंसा। तो रेबीज को हम रभस पुराने ज़माने में जब इससे कहते थे, तो ये एक ऐसे एनिमल के काटने से होती है, जनरली डॉग से होती है। इंडिया में 90-95% ये बीमारी डॉग बाइट के कारण होती है। अब इस बीमारी में होता क्या है कि एक विशेष प्रकार का विषाणु, जिसे हम रेबीज़ वायरस के नाम से भी जानते हैं, ये उसकी लार में, सलाइवा में, कुत्ते की सलाइवा में मौजूद रहता है। और जैसे ही ये डॉग बाइट होती है तो उस सलाइवा के जरिए मानव शरीर में वो वायरस एंटर कर जाता है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्या जो रोड पे जो कुत्ते घूमते रहते हैं और पालतू कुत्ते घर में जो होते हैं, क्या सभी कुत्तों में रेबीज के वायरस पाए जाते हैं या स्पेसिफिक कारण से ही रेबीज होता है उनके भीतर? देखिए, वायरस का नेचर जैसा कि हमने कोविड में देखा कि हमेशा बदलता रहता है। डॉग्स के अंदर जो वायरस होता है वो उस एनिमल का ब्लड, उसको वो माहौल देता है उस वायरस को पलने में। और जनरली हम लोग कहते हैं कि रेबीज़ का वायरस जो वार्म ब्लडेड, जिनका खून गर्म है, ऐसे जानवरों में होता है। अब ये वायरस चाहे वो गली के हों, स्ट्रीट डॉग्स हैं, गली के कुत्ते हैं जो हम कहते हैं, उनमें भी हो सकता है।
डोमेस्टिक डॉग यदि अनवैक्सीनेटेड है, वैक्सीन नहीं गई है उसमें, और वो किसी बैट्स चमगादड़ के संपर्क में आए हैं या किसी रैबिड एनिमल के संपर्क में आए हुए हैं, तो उनको भी रेबीज़ हो सकता है। तो मतलब कि जानवरों से भी जानवरों में रेबीज आ सकता है? जी, इसकी बिल्कुल संभावना है। ख़ास तौर पे चमगादड़, स्क्वारेल, कुछ रैक्यून्स होते हैं हमारे गांव में जो एक अलग जानवर की प्रजाति होती है, तो ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये मान के चले जैसे ग्रामीण परिवेश में जैसे मवेशी लोग पालते हैं, अगर उसमें जैसे गाय या भैंस को किसी ऐसे जानवर ने काट लिया तो उसमें कितनी संभावना होती है रेबीज होने की, और उससे फिर मनुष्यों में कैसे इन्फेक्शन आ सकता है? देखिए, मनुष्यों में जो इन्फेक्शन रेबीज़ का होता है वो डेड एंड इन्फेक्शन कहलाता है। एक बार एक मनुष्य रेबीज़ के वायरस से संक्रमित हो गया, फिर वो संक्रमण नहीं फैला सकता है। और इसी प्रकार रैबिड एनिमल, यदि जो मवेशी हैं, हमारे पालतू पशु हैं, रदर देन डॉग्स वगैरह, इनके अलावा भी जो आपके जानवर हैं, उनसे बहुत कम संभावना रहती है कि वायरस ह्यूमन में आ सके। क्यों? क्योंकि बॉडी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वायरस के सर्वाइवल के लिए कितना ज़रूरी है, कितना वो मल्टीप्लाई हो पा रहा है, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। और उस जो एनिमल है जिसको रेबीज़ हुआ है उसमें किस तरीके का हुआ है, जैसे किसी कुत्ते के द्वारा उसको बहुत ही जगह पे काटा गया हो, बड़ी बुरी तरीके से काटा गया हो, तो इसको बोलते हैं सीवियरिटी की डिपेंड पे है। यदि छोटा सा लिक्स है या छोटी सी खरोंच है तो हम उसको नहीं मानेंगे कि ट्रांसमिट कर सकता है। फिर दूसरा बड़ा रीज़न आता है कि कौन सी जगह पे काटा गया है। पहले तो कितनी मात्रा में काटा गया है, फिर कौन सी जगह में। यदि जो रेबीज़ का वायरस होता है जनरली हमारी तंत्रिका तंत्र को ये डिस्ट्रॉय करता है, हमारी तंत्रिका तंत्र के सहारे ये ब्रेन में जाता है। तो यदि गले के पास, हाथ में या हमारे मुंह पे बाइट होती है तो वायरस बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाता है ब्रेन की तरफ। इसको न्यूरोट्रॉपिक वायरस कहते हैं। न्यूरोट्रॉपिक का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम डिपेंडेंट होते हैं हमारे डेली के खाने के लिए, हम जो दाल रोटी सब्जी खाते हैं तो हम ऐसे खाने के लिए डिपेंडेंट हैं। रेबीज़ का जो वायरस है वो न्यूरोट्रॉपिक मतलब नर्व पे डिपेंड है। वो नर्व के ही थ्रू ट्रैवल करेगा आपकी बॉडी में। पहले आपकी पेरीफेरल नर्व्स, जो आपकी हाथ पैरों की जो नर्व्स है, उसके सहारे ये बढ़ता है। फिर आपके वो स्पाइनल कार्ड में आता है, स्पाइनल कार्ड के थ्रू ये आपके ब्रेन में जाता है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब इसका सेंट्रल पॉइंट वो स्पाइनल कॉर्ड ही है, वहाँ पे पहुँचने तक तब तक तो अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो शायद बचने का चांस है, और जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्टेड हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि फिर बचने का चांस बचता है। बिल्कुल सही है। तो सर अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर किसी पालतू जानवर ने काटा है, या हम उदाहरण के तौर पे ले लें कि कुत्ते ने ही काटा है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम मान के चलते हैं वो एक आम कुत्ता है और उसने किसी इंसान को काट लिया, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का हो व्यक्ति हो चाहे शहर का हो, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? यही जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, हमारे दर्शकों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी कुत्ते के काटने के बाद जो काम किया जाता है वो बड़ा आसान है और तकरीबन किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी किया जा सकता है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि एक कुत्ता है जो हमें नहीं पता है रेबीज़ है उसकी, उसको नहीं है, और जब वो हमें काटता है तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है कि काटी गई जगह को, जिस जगह पे बाइट हुई है, काटी गई जगह पे कम से कम, अधिकतम आप जितना भी ले सकते हैं, 10 से 15 मिनट हमें नल के तेज बहते पानी से उस घाव को धोना चाहिए। इस तरीके से होता क्या है कि जो एनिमल या डॉग की सैलाइवा में वायरस रहता है वो वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है। जब ये 10 से 15 मिनट तक बहते पानी से हम घाव को धोते हैं तो ये सैलाइवा हमारे शरीर से हट जाती है। सैलाइवा हट जाती है तो सैलाइवा में वायरस रहता है, और वैज्ञानिक शोधों से ये भी पता चला है कि 90% वायरस सिर्फ बहते पानी से 10 से 15 मिनट घाव को धोने से चला जाता है।
और बाकी का वायरस यदि बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पास साबुन उपलब्ध है, आजकल सभी जगह रहती है, साबुन को उस जगह से धोया जाए बहते पानी और साबुन के साथ, तो भी वायरस उससे रिमूव हो जाता है इफेक्टिव। फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप जो रहता है, आप उस पर कोई एंटीसेप्टिक, हो सकता है जिस एनिमल ने आपको काटा है उसके मुंह में कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है या कुछ और दूसरा संक्रमण है, तो तुरंत ही आपको एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए। एंटीसेप्टिक में आप पोविडीन, आयोडीन कहते हैं, आजकल हर जगह अवेलेबल होती है, तुरंत उस पर अप्लाई करना चाहिए। ये 3 स्टेप, बहते पानी से 15 मिनट तक धोना, धोते समय साबुन का यूज़ करना और उसके बाद एक एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ करना, इतने में ही हम वायरस को 90 से 95% तक अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेबीज़ के होने की जो संभावना है वो 90 से 95% इसी से ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये तो हमने पहला स्टेप अपनाया प्रिकॉशन का, इसके बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, एक कथन मैं आपको बता दूं जो काफ़ी गंभीरतापूर्वक विचार करने से है और इस बारे में हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए। दुनिया का एकमात्र रोग रेबीज़ है जो 100% फैटल है, लेकिन 100% प्रिवेंटेबल है। मतलब यदि किसी को रेबीज़ हो गया है और उसका डायग्नोसिस डॉक्टर ने बता दिया है कि रेबीज़ इनको हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि 100% उस मरीज़ की या व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अब 100% प्रिवेंटेबल भी है, मतलब हम इसको 100% भी रोकथाम कर सकते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको जो बताई वो हम इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कह सकते हैं। 90 से 95% हम इसके थ्रू कर सकते हैं, वायरस को शरीर के अंदर जाने से रोक सकते हैं, रेबीज़ की संभावना कम कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है कि हमें टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लेना चाहिए। ये भी आजकल हर जगह गांव में भी अवेलेबल है, छोटी छोटी जो अस्पताल हैं वहाँ पे अवेलेबल रहता है, कॉस्टली नहीं है। इसके बाद क्या आता है कि जो घाव हुआ है उसकी अलग अलग श्रेणी रखी गई है। डॉग बाइट की 3 श्रेणियाँ रखी गई हैं। कैटेगरी 1 है काटने की, कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 3 है। कैटेगरी में 1 में सिर्फ ये आता है कि सिंपल आपको कुत्ते ने छू लिया है, कुत्ते को आप खाना खिला रहे थे, आपको कुछ वुंड नहीं हुई है, बट उसकी लार आपके संपर्क में आ गई है। दूसरी श्रेणी की जो घाव होते हैं, बाइट होती है, जिसको हम कहते हैं कि उसमें एब्रेजन की खरोंच आ गई हो, उसमें खून नहीं निकला हो, खरोंच आ गई है, पंजा मार दिया है या हल्का सा काटा है तो उसके निशान आ गए हैं। तीसरी श्रेणी वो होती है जो डीप वुंड होती है और जिसमें सारी चीज़ें तो होंगी लेकिन साथ साथ ब्लड आएगा। तो इन 3 श्रेणियों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। जो चाटने वाली श्रेणी है और जिसमें लिक, हम कहते हैं कि डॉग लिक कर देता है या रैबिड एनिमल लिक कर देता है, तो उसको हम सिंपल वॉशिंग टेक्निक के थ्रू जो मैंने अभी बताई उससे हम कर सकते हैं। अब यहाँ से कैटेगरी 2 आती है। इस कैटेगरी 2 में हमें वुंड वॉश तो करना ही है। ये थंब रूल है कि आपको किसी भी प्रकार की वुंड हो रही है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3, तीनों ही प्रकार की वुंड को सबसे पहले आपको पानी से 10 से 15 मिनट तक बहते पानी से धोना है साबुन के साथ। ये प्राथमिक तीनों श्रेणियों के लिए। साथ साथ आपको वैक्सीन लेना जरूरी है। वैक्सीन ही उसका एकमात्र सहारा है। फिर इसके बाद जो तीसरी श्रेणी आती है तो हमने पानी से धोना है, साबुन एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है, वैक्सीनेशन कराना है। उसके साथ साथ हमें लोकल मतलब जहाँ घाव हुआ है, हमारे चेहरे पे हुआ है, गर्दन पे हुआ है, हाथ में हुआ है, पैर में हुआ है, वहाँ पे एक विशेष प्रकार के ड्रग जिसे हम लोग आम भाषा में इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, वो इनफिल्ट्रेट मतलब ऑन द साइट ऑफ वाइट हमें वो वहाँ पे देनी चाहिए। ये उसका ट्रीटमेंट कैटेगरी वाइज रेबीज़ का है। ये प्रिवेंशन के लिए है और टाइमली लेना इसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि 10 दिन तक वेट एंड वॉच करें और उस कुत्ते की एक्टिविटी को भी देखें। इसके पीछे क्या कारण है?
जी, बिल्कुल सही पूछा आपने। किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के पास या चिकित्सक के पास डॉग बाइट होने के बाद कोई मेडिकल एडवाइस लेने के लिए जाते हैं तो वैक्सीन देने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि आपकी वैक्सीन की जो पहली बार जब वैक्सीन देते हैं तो वो 0 डोज कहलाती है। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि आप 10 से 14 दिन तक उस कुत्ते को ऑब्ज़र्व करिए। वो इसलिए कहा जाता है कि डॉग बाइट के बाद जो रेबीज़ यदि उस कुत्ते के अंदर है, उस डॉग के अंदर रेबीज़ का वायरस है, तो वो 10 से 14 दिनों के अंदर उसके अंदर लक्षण दिखने लगेंगे। अब लक्षण दिखने लगेंगे इसका मतलब उस कुत्ते में रेबीज़ का वायरस है, वो रेबीज़ से संक्रमित करता है। लक्षणों में आना उसका बहुत तेज ज़ोर ज़ोर से भौंकना, उसका तेज़ दौड़ना, उसके मुंह से झाग निकलना, ये 10 से 14 दिन में दिखने लगते हैं। लेकिन यदि ये 10 से 14 दिन के अंदर नहीं दिख रहे हैं या 10 दिन के अंदर नहीं दिख रहे हैं तो आपको जो वैक्सीन की डोज लगती है, देखिए हमारे देश में जो डोजेस का शेड्यूल है वो इंट्रामस्कुलर है, मतलब मसल्स के थ्रू लगती है, और डर्मिस इंट्राडर्मल लगती है। जो इंट्राडर्मल शेड्यूल होता है वो सिर्फ 3 डोज का होता है और जो इंट्रामस्कुलर होता है वो 5 डोज का शेड्यूल होता है, मतलब 5 इंजेक्शन आपको लगने हैं। अब आप याद करिए वो ज़माना 2002 या 2000 के पहले की बात है। कुत्ते के काटने से 14 इंजेक्शन, 14 इंजेक्शन कहते थे पेट में लगने हैं। वो पेट में लगने वाले जो इंजेक्शन थे अब 3 और 5 पे आ गए, वो 14 इंजेक्शन नहीं रह गए हैं। नई जो वैक्सीन्स आई हुई है, तो जब हम कुत्ते को ऑब्ज़र्व करते हैं 10 दिन तक देखते हैं उसमें कोई नहीं है, तो जो डोजेज़ लगती हैं, यदि कुत्ता नॉर्मल है, उसका बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया है, तब हम वैक्सीनेशन की वो प्रक्रिया रोक देते हैं, क्योंकि उस डॉग को रेबीज़ नहीं था। आपका पहला डोज लग चुका है, जो दूसरा डोज तीसरे दिन तक लगना था वो भी ठीक है, लेकिन 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन की जो डोजेज रहती हैं वो आपको नहीं लेनी पड़ती है। ये उसका महत्वपूर्ण कारण है कि आप उसको 10 दिन ऑब्जर्व करें आफ्टर डॉग बाइट। सर, आपने आज के इस एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बेसिक मतलब प्राथमिक उपचार से संबंधित तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि क्या करें क्या ना करें। मुझे लगता है कि इस एपिसोड को हम अगले भाग में ले जाएंगे और इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी ये जानने की ज़रूरत है कि रेबीज़ के लक्षण क्या क्या है, वैश्विक स्तर पर उपाय क्या क्या हो रहा है। तो इन सब विषय के बारे में और डिटेल में जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।